शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन पुस्तक के बारे में बात करेंगे। तो इसमें चैप्टर नंबर 2 है। प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, दर्शन शास्त्र की एक परिभाषा लिखिए। दर्शन शास्त्र की परिभाषा बतानी है। तो बाइटमैन के अनुसार दर्शन शास्त्र अनुभव के विषय में निष्कर्षों का समूह होकर मूल रूप से अनुभव के प्रति एक दृष्टिकोण या पद्धति है। तो बाइटमैन के अनुसार दर्शन शास्त्र अनुभव के विषय में निष्कर्षों का समूह होकर मूल रूप से अनुभव के प्रति एक दृष्टिकोण या पद्धति है। प्रश्न नंबर 2, दार्शनिक सिद्धांतों को मूर्त रूप किसके माध्यम से दिया जाता है? दार्शनिक सिद्धांतों को मूर्त रूप किसके माध्यम से दिया जाता है? तो इसका आंसर है कि दार्शनिक सिद्धांतों को मूर्त रूप शिक्षा की प्रक्रिया के माध्यम से दिया जाता है। दार्शनिक सिद्धांतों को मूर्त रूप शिक्षा की प्रक्रिया के माध्यम से दिया जाता है। प्रश्न नंबर 3, शिक्षा और दर्शन में क्या संबंध है? तो शिक्षा और दर्शन एक सिक्के के दो पहलू हैं। शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है, दर्शन विचारात्मक पक्ष है, तो शिक्षा क्रियात्मक पक्ष है। प्रश्न नंबर 4, शिक्षा दर्शन का उद्देश्य बताना है। शिक्षा दर्शन का उद्देश्य बताएं। तो शिक्षा दर्शन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जीवन मूल्यों का निर्धारण करना और उनकी प्राप्ति के लिए मार्ग प्रदर्शित करना। जीवन मूल्यों का निर्धारण करना और उनकी प्राप्ति के लिए मार्ग प्रदर्शित करना। नंबर 2, व्यक्ति की समस्याओं के स्वरूप, कारण और समाधान की खोज करना। व्यक्ति की समस्याओं के स्वरूप, कारण और समाधान की खोज करना। पॉइंट नंबर 3, संस्कृति का निर्माण, विकास करना। पॉइंट नंबर 4, सामाजिक संस्थाओं का व्यवस्थापन करना। प्रश्न नंबर 5, यथार्थवाद या रियलिज्म से क्या तात्पर्य है? यथार्थवाद या रियलिज्म से क्या तात्पर्य है? तो यथार्थवाद वस्तु के अस्तित्व संबंधी विचारों के प्रति एक दृष्टिकोण है जिसके अनुसार संसार की सभी वस्तुएं यथार्थ हैं। तो यथार्थवाद वस्तु के अस्तित्व संबंधी विचारों के प्रति एक दृष्टिकोण है जिसके अनुसार संसार की सभी वस्तुएं यथार्थ हैं। प्रश्न नंबर 6, यथार्थवाद के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? यथार्थवाद के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यथार्थवाद के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक की ज्ञानेंद्रियों का विकास करना और ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षण देना है। यथार्थवाद के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक की ज्ञानेंद्रियों का विकास करना और ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षण देना है। प्रश्न नंबर 7, प्रकृतिवाद के कारण किन शिक्षण पद्धतियों का जन्म हुआ? प्रकृतिवाद के कारण किन शिक्षण पद्धतियों का जन्म हुआ? तो इसमें ह्यूरिस्टिक पद्धति, डाल्टन पद्धति, निरीक्षण पद्धति, खेल पद्धति और मोंटेसरी पद्धति का विकास हुआ। प्रश्न नंबर 8, रविंद्रनाथ टैगोर ने किन किन शिक्षण विधियों का समर्थन किया? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भ्रमण, वाद विवाद और प्रश्नोत्तर विधियों का क्या किया? समर्थन किया। भ्रमण, वाद विवाद और प्रश्नोत्तर विधियों का समर्थन किया। प्रश्न है, आदर्शवाद के अनुसार जीवन का लक्ष्य क्या है? आदर्शवाद के अनुसार जीवन का लक्ष्य क्या है? तो आदर्शवाद प्रकृति की अपेक्षा मानव और उसके व्यक्तित्व के विकास और आध्यात्मिक मूल्यों को जीवन का लक्ष्य स्वीकार करता है। आदर्शवाद प्रकृति की अपेक्षा मानव तथा उसके व्यक्तित्व के विकास और आध्यात्मिक मूल्यों को जीवन का लक्ष्य स्वीकार करता है। प्रश्न नंबर 10, आदर्शवाद की एक परिभाषा लिखिए। तो आदर्शवाद की परिभाषा जी.एम. दत्ता के अनुसार आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता आध्यात्मिक मानता है। आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता आध्यात्मिक मानता है। प्रश्न नंबर 11, सुकरात ने किस पद्धति का आविष्कार किया? तो सुकरात ने किस पद्धति का आविष्कार किया? तो द्वंद्वात्मक पद्धति का आविष्कार सुकरात ने किया। द्वंद्वात्मक पद्धति का आविष्कार सुकरात ने किया। प्रश्न नंबर 12, अद्वैत दर्शन विशेषतः किसकी देन है? तो अद्वैत दर्शन
शंकराचार्य की देन है। अद्वैत दर्शन जो विशेषता है वो शंकराचार्य की देन है। प्रश्न नंबर 13, प्रयोजनवाद के मुख्य प्रवर्तकों के नाम बताने हैं। तो प्रयोजनवाद के प्रमुख प्रवर्तक हैं सीबी पियर्स, विलियम जेम्स शिलर और जॉन डीवी। तो सीबी पियर्स, विलियम जेम्स शिलर और जॉन डीवी जो है प्रयोजनवाद के मुख्य प्रवर्तक हैं। प्रश्न नंबर 14, प्रयोजनवाद बालक में किन सामाजिक गुणों का पक्षधर है। प्रयोजनवाद बालक में किन सामाजिक गुणों का पक्षधर है। तो उसमें समानता, सहयोग और सामंजस्य हैं। प्रश्न नंबर 15, प्रयोजनवाद शिक्षा को किस रूप में स्वीकार करता है। तो प्रयोजनवाद शिक्षा को किस रूप में स्वीकार करता है। तो प्रयोजनवाद शिक्षा को जीवन तथा विकास के रूप में स्वीकार करता है, जीवन तथा विकास के रूप में। प्रश्न नंबर 16, मानवतावाद, मानवतावाद का अर्थ बताइए। तो मानवतावाद का अर्थ क्या है। मानवतावाद से तात्पर्य उस दर्शन से है जिसमें मानव को केंद्रीय स्थान मिला होता है। तो मानवतावाद से तात्पर्य उस दर्शन से होता है जिसमें मानव को केंद्रीय स्थान मिला हुआ होता है। प्रश्न नंबर 17, मानवतावाद और अनुशासन में क्या संबंध है। प्रश्न नंबर 17 है कि मानवतावाद और अनुशासन में क्या संबंध है। तो मानववादी दर्शन आत्मानुशासन में विश्वास रखता है और आत्मानुशासन बालक को सच्चरित्र, सच्चरित्र और आत्मानुशासित करता है। मानववादियों के अनुसार जब बालक में प्रेम, दया, सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना और त्याग आदि मानवीय गुणों की शिक्षा प्रदान की जाती है तब स्वतः ही उसमें आत्मानुशासन की भावना पैदा हो जाती है। मानववादी दमनात्मक अनुशासन के विरोधी हैं। उनका कहना है कि जहाँ दमन है वहाँ मानवता तो हो ही नहीं सकती। इसलिए डरा धमकाकर, दंड देकर जो अनुशासन स्थापित किया जाता है वह अस्थायी होता है और मानवीय विचारधारा के विपरीत होता है। प्रश्न नंबर 18, बुद्ध की शिक्षा का क्या प्रयोजन था। तो बुद्ध की शिक्षा का प्रयोजन था प्राणी को दुखों से मुक्ति। बुद्ध की शिक्षा का प्रयोजन क्या था। प्राणी को दुखों से मुक्ति। प्रश्न नंबर 19, दर्शन के दो मुख्य पक्ष बताएं। तो दर्शन के दो मुख्य पक्ष हैं आध्यात्मिक और सामाजिक। प्रश्न नंबर 20, प्रकृतिवाद दर्शन का शिक्षा में मुख्य योगदान बताइए। प्रकृतिवाद दर्शन का शिक्षा में मुख्य योगदान बताइए। तो नंबर 1, बाल केंद्रित शिक्षा का प्रारंभ। नंबर 2, महत्वपूर्ण शिक्षण विधियों का प्रतिपादन। प्रश्न नंबर 21, प्रयोजनवाद के शिक्षा में दो योगदान बताने हैं। तो शिक्षा को सामाजिक आधार प्रदान किया जाए, शिक्षा को सामाजिक आधार प्रदान किया जाए, क्रिया प्रधान एवं एकीकृत पाठ्यचर्या का निर्माण प्रारंभ किया जाए। तो शिक्षा को सामाजिक आधार प्रदान किया जाए और क्रिया प्रधान एवं एकीकृत पाठ्यचर्या का निर्माण प्रारंभ। प्रश्न नंबर 22, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के दो उद्देश्य बताने हैं। तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के दो उद्देश्य हैं। नंबर 1, आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना। नंबर 2, शारीरिक मानसिक विकास और श्रेष्ठ नागरिक का निर्माण करना। तो नंबर 1, आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना। नंबर 2, शारीरिक मानसिक विकास तथा श्रेष्ठ नागरिक का निर्माण। प्रश्न नंबर 23, मानववाद का अर्थ बताइए। तो मानववाद वह दर्शन जिसमें मानव को केंद्रीय स्थान मिला होता है, मानववाद होता है। प्रयोगवाद का अर्थ बताइए। तो वह दर्शन है जिसमें प्रयोग द्वारा सत्यापित तथ्यों को ही स्वीकार किया जाता है, वो प्रयोगवाद होता है। तो मानववाद वह दर्शन है जिसमें मानव को केंद्रीय स्थान मिला होता है। प्रयोगवाद वह दर्शन जिसमें प्रयोग द्वारा सत्यापित तथ्य को ही स्वीकार किया जाए। प्रश्न नंबर 25, अद्वैत वेदांत क्या है या अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं। तो उत्तर है वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद के गूढ़ एवं विस्तृत दार्शनिक चिंतन का अंतिम सार ही वेदांत दर्शन है। वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद के गूढ़ एवं विस्तृत दार्शनिक चिंतन का अंतिम सार ही दर्शन है, वेदांत दर्शन है। आज जब भी हम वेदांत दर्शन की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य मुख्य रूप से शंकराचार्य के अद्वैत
वेदांत से होता है। वेदांत की वह दार्शनिक शाखा जिसमें केवल ब्रह्म को सत्य एवं जगत को मिथ्या कहा है वह अद्वैत वेदांत कहलाता है। प्रश्न नंबर 26, जैन शिक्षा दर्शन की देन है, बताइए। जैन शिक्षा दर्शन की देन है, बताइए। तो जैन शिक्षा दर्शन की देन है, नंबर 1 इसके पॉइंट है सत्य अहिंसा आदि मूल्यों का प्रसार। सत्य अहिंसा आदि मूल्यों का प्रसार। नंबर 2, सर्वधर्म संभाव हेतु स्यादवाद की देन। सर्वधर्म संभाव हेतु स्यादवाद की देन। नंबर 3, आत्मानुशासन। आत्मानुशासन की स्थापना। प्रश्न नंबर 27, शिक्षा दर्शन का गतिशील पक्ष है, किसने कहा? तो शिक्षा दर्शन का गतिशील पक्ष है, ये एडम्स महोदय ने कहा। शिक्षा दर्शन का गतिशील पक्ष है, ये एडम्स महोदय ने कहा। प्रश्न नंबर 28, आदर्शवाद। आदर्शवाद के अनुसार अंतिम सत्य क्या है? तो आदर्शवाद के अनुसार अंतिम सत्य ईश्वर है। आदर्शवाद के अनुसार अंतिम सत्य ईश्वर है। प्रश्न है रसेल का दर्शन क्या कहलाता है? तो रसेल का दर्शन तार्किक अनुवाद कहलाता है। रसेल का दर्शन तार्किक अनुवाद कहलाता है। प्रश्न नंबर 30, साधन चतुष्टय से आप क्या समझते हैं? तो शंकराचार्य के अनुसार सत्य ज्ञान के जिज्ञासुओं को श्रवण मनन निधिध्यासन हेतु साधन चतुष्टय का पालन करना आवश्यक है। ये 4 साधन निम्न प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1, नित्य अनित्य वस्तु विवेक। नित्य अनित्य वस्तु विवेक अर्थात नित्य में आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म और अनित्य में शरीर, पदार्थ और जगत। नित्य में आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म और अनित्य में शरीर, पदार्थ और जगत। वस्तुओं के बीच में भेद करना। ब्रह्म तथा आत्मा की अभिन्नता को समझने का विवेक जागृत करना। ब्रह्म और आत्मा की अभिन्नता को समझने का विवेक जागृत करना। नंबर 2, भोग विरक्ति अर्थात लौकिक एवं पारलौकिक किसी भी प्रकार के भोगों की इच्छा न करना। तो भोग विरक्ति यानी कि लौकिक और पारलौकिक किसी भी प्रकार के भोगों की इच्छा न करना। पॉइंट नंबर 4, समदम। समदम आदि संयम अर्थात शम मन का संयम, दम इंद्रियों पर नियंत्रण, उपरति यज्ञ आदि विहित कर्मों का त्याग और तितिक्षा सुख दुख सहन करने की शक्ति। तितिक्षा सुख दुख सहन करने की शक्ति और श्रद्धा ज्ञानी और अज्ञानी जन गुरुओं के प्रति श्रद्धा। ज्ञान और ज्ञानी अज्ञानी नहीं, ज्ञान और ज्ञानी जन गुरुओं के प्रति श्रद्धा का पालन। पॉइंट नंबर 4, मुमुक्षुत्व अर्थात मोक्ष प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प करना। मोक्ष प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प करना। पॉइंट नंबर 31, शंकराचार्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो शंकराचार्य का जन्म केरल राज्य में 788 ईस्वी में हुआ था। शंकराचार्य का जन्म केरल राज्य में 788 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 32, दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है कथन कार्ल पाकर का है। किसका है? कार्ल पोपर का है। कार्ल पोपर का है। तो दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है, यह कथन कार्ल पोपर का है। अब बात करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न की। बहुविकल्पीय प्रश्नों को हमने सीधा सिंगल लाइन में लिखा है ताकि याद रखा जा सके। तो प्रश्न नंबर 1, जो ज्ञान की प्यास रखते हैं वे सब दार्शनिक है, यह कथन किसका है? जो ज्ञान की प्यास रखते हैं वे सब दार्शनिक है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है सुकरात का। किसका है? सुकरात का। प्रश्न नंबर 2, संसार का प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक है, यह किसने कहा है? तो संसार का प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक है, यह कथन शोपेनहावर का है। तो संसार का प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक है, यह कथन शोपेनहावर का है। प्रश्न नंबर 3, दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है, यह कथन किसका है? दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है, यह कथन काम्टे का है। दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है, कथन काम्टे का है। प्रश्न नंबर 4, दर्शन विज्ञानों का समन्वय यह विश्वव्यापक विज्ञान है। विश्वव्यापक विज्ञान है, यह कथन हर्बर्ट स्पेंसर का है। तो दर्शन विज्ञानों का समन्वय या विश्वव्यापक विज्ञान है, कथन हर्बर्ट स्पेंसर का है।
प्रश्न नंबर 5, दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, यह कथन फिक्टे का है। दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, यह कथन फिक्टे का है। प्रश्न नंबर 6, शिक्षा शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक साधन है, यह कथन किसका है? तो दर्शन शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक साधन है, यह कथन एडम्स का है। शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक साधन है, यह कथन एडम्स का है। प्रश्न नंबर 7, शिक्षा और दर्शन एक सिक्के के दो पहलू हैं, यह कथन J.S. रोज का है। शिक्षा और दर्शन एक सिक्के के दो पहलू हैं, यह कथन J.S. रोज का है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवाद की विशेषता है? प्रकृतिवाद की विशेषताओं में कौन कौन सी है? प्रकृति की ओर लौटने का सिद्धांत, बालक की प्रधानता, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध, या ये सभी? तो इसका आंसर आ जाएगा ये सभी। तो इसमें पहला दिया है प्रकृति की ओर लौटने का सिद्धांत, बिल्कुल है। बालक की प्रधानता, ये भी है, बी पॉइंट। सी पॉइंट है पुस्तकीय ज्ञान का विरोध, ये भी है, और आंसर आ जाएगा ये सभी। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रकृतिवाद पर आधारित नहीं है? कौन सी विधि ऐसी है जो प्रकृतिवाद पर आधारित नहीं है? क्या वो प्रत्यक्ष विधि है, क्या वो निरीक्षण विधि है, क्या वो खेल विधि है, या व्याख्यान विधि है? तो देखो, प्रकृतिवाद पर आधारित कौन सी नहीं है? प्रत्यक्ष विधि तो प्रकृतिवाद पर आधारित है, निरीक्षण विधि भी है, खेल विधि भी है, व्याख्यान विधि इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 10, किन दर्शनवादियों ने कहा कि प्रकृति की ओर लौटो? तो किन दर्शनवादियों ने कहा कि प्रकृति की ओर लौटो? तो प्रकृतिवादियों ने कहा कि प्रकृति की ओर लौटो। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवादी हैं? तो रूसो जो है वो प्रकृतिवादी है। कौन है प्रकृतिवादी? रूसो प्रकृतिवादी है। मैं मानवता के हृदय में वास करने की इच्छा रखता हूँ, किसने कहा है? तो मैं मानवता के हृदय में वास करने की इच्छा रखता हूँ, ये टैगोर ने कहा है। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा का अंग नहीं है? तो शिक्षक, शिक्षार्थी, या शिक्षण विधि या पाठ्यक्रम? तो देखो, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम तो शिक्षा के अंग होते हैं, तो शिक्षण पद्धति इसमें आ जाएगा। प्रश्न नंबर 14, अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य थे। प्रश्न नंबर 15, अद्वैतवाद के अनुसार विद्यार्थी में कौन सा गुण होना चाहिए? अद्वैतवाद के अनुसार विद्यार्थी में कौन सा गुण होना चाहिए? तो ये होना चाहिए, सम होना चाहिए, दम होना चाहिए, उपरति होना चाहिए, या ये सभी? तो इसका आंसर है ये सभी। प्रश्न नंबर 16, प्रयोजनवाद को जिन अन्य नामों से जानते हैं वो क्या है? क्या वह प्रयोगवाद है, व्यवहारवाद है, उपयोगितावाद है, सभी है? तो इसमें प्रयोगवाद भी है, व्यवहारवाद भी है, उपयोगितावाद भी है, तो आंसर आ जाएगा ये सभी। प्रश्न नंबर 17, मानवतावादी शिक्षा किस पर केंद्रित है? तो मानवतावादी शिक्षा विद्यालय पर केंद्रित होती है। मानवतावादी शिक्षा विद्यालय पर केंद्रित होती है। प्रश्न नंबर 18, जनतंत्रीय समाज में कौन सा शिक्षा दर्शन है सर्वश्रेष्ठ है? तो जनतंत्रीय समाज में मानवतावादी शिक्षा दर्शन सर्वश्रेष्ठ है। प्रश्न नंबर 19, रसेल का दर्शन किस वर्ग में आता है? तो रसेल का दर्शन तार्किक अणुवाद में आता है। रसेल का दर्शन तार्किक अणुवाद में आता है। प्रश्न नंबर 20, सांख्य दर्शन के अनुसार तत्वों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखेंगे 25 है। सांख्य दर्शन के अनुसार तत्वों की संख्या 25 है। प्रश्न नंबर 21, योग दर्शन के मूल तत्व हैं प्रकृति, ईश्वर, पुरुष, या सभी? तो देखो, योग दर्शन के मूल तत्व हैं प्रकृति भी है, ईश्वर भी है, पुरुष भी है, तो तीनों ही आ जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा इस सभी। प्रश्न नंबर 22, योग दर्शन के प्रवर्तक हैं? तो योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से लोक शंकर के नाम से जाने जाते हैं? तो लोक शंकर के नाम से शंकराचार्य जाने जाते हैं। लोक शंकर के नाम से शंकराचार्य जाना जाते हैं। शंकराचार्य की शिक्षा का मूल आधार क्या है? तो शंकराचार्य की शिक्षा का मूल आधार अद्वैत वेदांत है। अद्वैत वेदांत। तो शंकराचार्य की शिक्षा का मूल आधार अद्वैत वेदांत है। अद्वैत सिद्धांत में किसका महत्व है? तो अद्वैत सिद्धांत में ज्ञान का महत्व है। अद्वैत सिद्धांत में ज्ञान का महत्व है। आचार्य शंकर का जन्म किस प्रदेश में हुआ? तो आचार्य शंकर का जन्म केरल में हुआ। आचार्य शंकर का जन्म केरल में हुआ। चित्तवृत्तियां मानी जाती है, तो चित्तवृत्तियां प्रमाण, विज्ञान, स्मृति, पुरुष, या ये सभी? तो ये सभी मानी जाती है। भाई प्रमाण भी होता है उसमें, विज्ञान, स्मृति भी होती है, पुरुष भी होता है, तो आंसर आ जाएगा ये सभी।
रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति बहुत ध्यान से देखनी है। इसमें चार चार पॉइंट आ रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, ज्ञान के प्रति प्रेम ही डैश है। तो ज्ञान के प्रति प्रेम ही दर्शन है। यहाँ पर आ जाएगा दर्शन। तो ज्ञान के प्रति प्रेम ही दर्शन है। पॉइंट नंबर 2, शिक्षा डैश सिद्धांतों को सुरक्षित रखती है। तो शिक्षा दार्शनिक सिद्धांतों को, याद आएगा दार्शनिक, तो शिक्षा दार्शनिक सिद्धांतों को सुरक्षित रखती है। पॉइंट नंबर 3, जीविकोपार्जन के उद्देश्य को प्राथमिकता देने पर व्यक्ति के लिए डैश ज्ञान की प्राप्ति आवश्यक है। तो कैसे ज्ञान की? तो जीविकोपार्जन यानी कि व्यवसायिक ज्ञान की प्राप्ति आवश्यक है। पॉइंट नंबर 4, यथार्थवाद और प्रयोजनवाद दोनों पर बल देते हैं। तो कौन? अनुभव बल देते हैं। यथार्थवाद और प्रयोजनवाद दोनों पर अनुभव पर बल देते हैं। पॉइंट नंबर 5, यथार्थवाद मानव का डैश विश्वास है। तो मानव का मूल प्रवृत्त्यात्मक विश्वास है। पॉइंट नंबर 6, यथार्थवाद का विश्वास है कि ज्ञान को प्रभावशाली बनाने के लिए किसका प्रशिक्षण आवश्यक है? ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण आवश्यक है। तो यथार्थवाद का विश्वास है कि ज्ञान को प्रभावशाली बनाने के लिए ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण आवश्यक है। पॉइंट नंबर 7, यहाँ पर डैश, तो डैश में आ जाएगा, शुरू में ही ध्यान रखेंगे कि यथार्थवाद बालक और शिक्षक में क्रियाशीलता और व्यवहारिकता उत्पन्न करने पर बल देता है। यथार्थवाद बालक एवं शिक्षक में क्रियाशीलता और व्यवहारिकता उत्पन्न करने पर बल देता है। पॉइंट नंबर 8, यथार्थवाद में शिक्षक को किसके रूप में स्वीकार किया जाता है? तो यथार्थवाद में शिक्षक को मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार किया जाता है। पॉइंट नंबर 9, जैन दर्शन वेदों के प्रमाण न मानने वाला भारतीय दर्शन है। तो एक ऐसा भारतीय दर्शन वो जैन दर्शन है जो कि वेदों को प्रमाण न मानने वाला भारतीय दर्शन है। पॉइंट नंबर 10, जैन शिक्षा दर्शन के अनुसार शिक्षक दो प्रकार के होते हैं, जिसमें आचार्य और उपाध्याय होते हैं। तो जैन शिक्षा दर्शन के अनुसार शिक्षक दो प्रकार के होते हैं, आचार्य और उपाध्याय। प्रश्न नंबर 11, जैविक प्रकृतिवाद डार्विन के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो विकासवादी सिद्धांत पर आधारित है। जैविक प्रकृतिवाद डार्विन के विकासवादी सिद्धांत पर आधारित है। पॉइंट नंबर 12, प्रकृतिवाद के अनुयायी धार्मिक शिक्षा को व्यर्थ मानते हैं। जो प्रकृतिवाद के अनुयायी हैं वो धार्मिक शिक्षा को व्यर्थ मानते हैं। पॉइंट नंबर 13, प्रकृतिवाद के 3 रूप हैं, पदार्थवादी, यंत्रवादी और जैविकवादी। तो प्रकृतिवाद के 3 रूप होते हैं, पदार्थवादी, यंत्रवादी और जैविकवादी। पॉइंट नंबर 14, रूसो का प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो रूसो का प्रसिद्ध ग्रंथ है एमिल जो है वो रूसो का प्रसिद्ध ग्रंथ है। पॉइंट नंबर 15, प्रकृतिवादी अनुशासन का आधार परिणामों का अनुशासन है। तो प्राकृतिक परिणामों का अनुशासन है। तो प्रकृतिवादी अनुशासन का आधार प्राकृतिक परिणामों का अनुशासन है। प्रश्न नंबर 16, जो अवगुणों से रक्षा करे और गलती से बचाए उसे निषेधात्मक शिक्षा कहते हैं। जो अवगुणों से रक्षा करे और गलती से बचाए उसे निषेधात्मक शिक्षा कहते हैं। पॉइंट नंबर 17, आदर्शवादी भौतिक जगत की तुलना में आध्यात्मिक जगत को अधिक महत्व देते हैं। जो आदर्शवादी है वो भौतिक जगत की तुलना में किसको? भौतिक जगत की तुलना में आध्यात्मिक जगत को अधिक महत्व देते हैं। पॉइंट नंबर 18, आदर्शवाद का उद्देश्य सामर्थ्य के अनुसार शरीर और आत्मा को पूर्णता देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा आत्मा। तो आदर्शवाद का उद्देश्य सामर्थ्य के अनुसार शरीर और आत्मा को पूर्णता देना है। पॉइंट नंबर 19, किसकी अध्ययन पद्धति को द्विंदात्मक पद्धति कहते हैं? तो सुकरात की अध्ययन पद्धति को द्विंदात्मक पद्धति कहते हैं। पॉइंट नंबर 20, शंकराचार्य के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की ज्ञान का साधन है। तो शंकराचार्य के अनुसार शिक्षा व्यक्ति के ज्ञान प्राप्ति का साधन है। पॉइंट नंबर 21, अद्वैतवाद के अनुसार शिक्षा के 2 रूप हैं, आध्यात्मिक और भौतिक। तो 2 प्रकार की शिक्षा है अद्वैतवाद के अनुसार। शिक्षा के 2 रूप हैं, आध्यात्मिक और भौतिक। पॉइंट नंबर 22, प्रयोजनवाद जिसको हम प्राग्मेटिज्म कहते हैं। प्राग्मेटिज्म शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द प्रैग्मा से हुई है। किससे हुई है? प्रैग्मा से हुई है। पॉइंट नंबर 23, प्रयोजनवाद ने किसको जन्म दिया?
तो प्रयोजनवाद ने योजना पद्धति को जन्म दिया। प्रयोजनवाद ने योजना पद्धति को जन्म दिया। पॉइंट नंबर 24, प्रयोजनवादी विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं। जो प्रयोजनवादी है वो विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं। पॉइंट नंबर 25, विचार की अपेक्षा प्रयोजनवादी किस पर बल देते हैं? व्यवहार पर बल देते हैं। तो विचार की अपेक्षा प्रयोजनवादी व्यवहार पर बल देते हैं। पॉइंट नंबर 25 हो गया। पॉइंट नंबर 25 हो गया कि विचार की अपेक्षा प्रयोजनवादी व्यवहार पर बल देते हैं। पॉइंट नंबर 26, प्रयोजनवादी क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम चाहते हैं। जो प्रयोजनवादी है वो क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम चाहते हैं। पॉइंट नंबर 27, पश्चिम में मानववाद किसके चिंतनशील जीवन के महत्व की धारणा में उत्पन्न हुआ? तो पश्चिम में मानववाद सुकरात के चिंतनशील जीवन के महत्व की धारणा में उत्पन्न हुआ। पॉइंट नंबर 28, मानववाद विचार स्वातंत्र्य पर बल देता है। मानववाद विचार स्वातंत्र्य पर बल देता है। मानववाद विचार स्वातंत्र्य पर बल देता है। पॉइंट नंबर 29, थॉमस और लैग के अनुसार प्रकृतिवादियों का नारा है स्वतंत्रता। तो थॉमस और लैग के अनुसार प्रकृतिवादियों का नारा है स्वतंत्रता। पॉइंट नंबर 30, आदर्शवादियों के अनुसार आध्यात्मिक जगत ही सत्य है। आदर्शवादियों के अनुसार आध्यात्मिक जगत ही सत्य है। पॉइंट नंबर 31, रूसो के अनुसार यदि शिक्षक का कोई स्थान है तो वह पर्दे के पीछे है। तो वो पर्दे के पीछे है। तो रूसो के अनुसार यदि शिक्षक का कोई स्थान है तो वह पर्दे के पीछे है। प्रश्न नंबर 32, मानववाद परलोकवाद के विरुद्ध होता है। मानववाद परलोकवाद के विरुद्ध होता है। प्रश्न नंबर 33, सांख्य दर्शन को अर्थशास्त्र भी कहते हैं। अगर पूछे कि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम क्या है तो वह है सांख्य दर्शन। प्रश्न नंबर 34, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि हैं। प्रश्न नंबर 35, सांख्य दर्शन में तत्वों की कुल संख्या 25 है। तो सांख्य दर्शन में तत्वों की कुल संख्या 25 है। प्रश्न नंबर 36, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि है। योग कौन सिखाता है? योग पर मूर्ति होती है पतंजलि की। तो योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि है। पतंजलि के अनुसार यम का अर्थ है मन, वचन और कर्म का संयम। मन, वचन और कर्म का संयम। प्रश्न नंबर 38, शंकर दर्शन में ब्रह्म और तो शंकर दर्शन में ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध ही ज्ञान है। तो शंकर दर्शन में जो शंकर ने जो दर्शन बताया दर्शन में उसके अनुसार ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध ही ज्ञान है। प्रश्न नंबर 29, अद्वैत की निदिध्यासन विधि का आशय है कि ठीक प्रकार से निष्कर्ष पर पहुंचना। अद्वैत की निदिध्यासन विधि का आशय है ठीक प्रकार से निष्कर्ष पर पहुंचना। प्रश्न नंबर 40, समाधि का अर्थ है मन की एकाग्रता। तो समाधि का अर्थ है मन की एकाग्रता। प्रश्न नंबर 43, शंकराचार्य के अनुसार एकाग्रता की अवस्था अनुशासन की उच्चतम स्थिति है। तो शंकराचार्य के अनुसार एकाग्रता की अवस्था अनुशासन की उच्चतम स्थिति है। प्रश्न नंबर 42, फिलोसफी शब्द यूनानी शब्दों फिलोस तथा सोफिया से मिलकर बना है। फिलोसफी शब्द यूनानी शब्द हैं फिलोस और सोफिया, इनसे मिलकर बना है। अब बात करते हैं सत्य असत्य कथनों की। सत्य और असत्य। पॉइंट नंबर 1, दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है, यह कथन सत्य है। नंबर 2, यथार्थवादी विचारधारा अरस्तु के समय से चली आ रही है। तो यह कथन भी सत्य है। नंबर 3, यथार्थवादी दर्शन निरीक्षण तथा प्रयोग पर बल नहीं देता। तो यथार्थवादी दर्शन निरीक्षण तथा प्रयोग पर बल नहीं देता। तो यह कथन असत्य है। पॉइंट नंबर 4, ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद का विकास 17वीं शताब्दी में हुआ। तो यह कथन सत्य है।
पॉइंट नंबर 5, तीर्थंकर तीर्थंकर उसे कहते हैं जो समस्त राग द्वेषों पर विजय प्राप्त कर ले। तो तीर्थंकर उसे कहते हैं जो समस्त राग द्वेषों पर विजय प्राप्त कर ले। कथन सत्य है। पॉइंट नंबर 6, जैन दर्शन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का लौकिक विकास होना चाहिए। नहीं, यह कथन असत्य है। पॉइंट नंबर 7, जैन शिक्षा दर्शन के अनुसार शिक्षा भी एक आंतरिक निर्जरा है। तो शिक्षा दर्शन के अनुसार शिक्षा भी एक आंतरिक निर्जरा है। यह कथन सत्य है। पॉइंट नंबर 8, प्रकृतिवाद पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करता है। तो प्रकृतिवाद पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करता है। कथन सत्य है। पॉइंट नंबर 8, नील का स्कूल तथा टैगोर का विश्व भारती शिक्षा में प्रकृतिवादी सिद्धांत के उदाहरण हैं। नील का स्कूल और टैगोर का विश्व भारती शिक्षा में प्रकृतिवादी सिद्धांत का उदाहरण है। कथन सत्य है। पॉइंट नंबर 10, प्रकृतिवाद विज्ञान की शिक्षा पर बल नहीं देता है। नहीं भाई, बल देता है। प्रकृतिवाद विज्ञान की शिक्षा पर बल नहीं देता है, इसलिए गलत हो गया। पॉइंट नंबर 11, प्रकृतिवाद का मुख्य आधार सत्य है। तो ये कथन सही है, सत्य है। प्रकृतिवाद का मुख्य आधार सत्य है। पॉइंट नंबर 12, हर्बर्ट के अनुसार आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य नैतिकता है। तो हर्बर्ट के अनुसार आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य नैतिकता है। कथन सत्य है। प्रश्न नंबर 13, आदर्शवाद वस्तु की अपेक्षा विचार को अधिक महत्व देते हैं। यह कथन भी सत्य है। प्रश्न नंबर 14, आदर्शवाद के अनुसार आध्यात्मिक मूल्य ही सर्वश्रेष्ठ है। आदर्शवाद के अनुसार आध्यात्मिक मूल्य ही सर्वश्रेष्ठ है। कथन भी सत्य है। 15, आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य मानव की मूल प्रवृत्ति को आध्यात्मिक प्रकृति में बदलना है। यह कथन भी सत्य है। पॉइंट नंबर 16, अनुशासन के अंतर्गत आदर्शवादी बालक की स्वतंत्रता पर बल देते हैं। तो अनुशासन के अंतर्गत आदर्शवादी बालक की स्वतंत्रता पर बल देते हैं। यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है। तो यह कथन असत्य हो गया। 17 पॉइंट, आदर्शवादी पाठ्यक्रम में मानवीय विषयों को प्रमुख स्थान दिया जाता है। तो आदर्शवादी पाठ्यक्रम में मानवीय विषयों को प्रमुख स्थान दिया जाता है। कथन सत्य है। पॉइंट नंबर 18, अद्वैतवाद में बालक का स्थान प्रधान और शिक्षक का स्थान गौण होता है। तो आदर्शवाद में बालक का स्थान प्रधान और शिक्षक का स्थान गौण होता है। तो यह कथन असत्य है। पॉइंट नंबर 19, प्रयोजनवादी शिक्षा के निश्चित उद्देश्यों में विश्वास करते हैं। तो प्रयोजनवादी शिक्षा के निश्चित उद्देश्यों में विश्वास करते हैं। कथन असत्य है। पॉइंट नंबर 20, प्रयोजनवादियों के अनुसार बालक को उनकी रुचियों के अनुसार पढ़ाना चाहिए। क्या प्रयोजनवादियों के अनुसार बालक को उनकी रुचियों के अनुसार पढ़ाना चाहिए? तो ये बात सत्य है। पॉइंट नंबर 21, प्रयोजनवादी शाश्वत एवं चिरंतन सत्य में विश्वास करते हैं। प्रयोजनवादी शाश्वत और चिरंतन सत्य में विश्वास करते हैं। कथन असत्य है। पॉइंट नंबर 22, प्रयोजनवादियों के अनुसार शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है। तो यह कथन असत्य है। पॉइंट नंबर 23, किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किया। तो किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किया। सत्य है। पॉइंट नंबर 24, प्रयोजनवाद व्यक्ति के वैयक्तिक विकास पर बल देता है। तो प्रयोजनवाद व्यक्ति के वैयक्तिक विकास पर बल देता है। यह कथन सत्य है। पॉइंट नंबर 25, डीवी सामाजिक दबाव को ही अनुशासन का आधार मानते हैं। तो डीवी सामाजिक दबाव को ही अनुशासन का आधार मानते हैं। कथन भी सत्य है। पॉइंट नंबर 26, आध्यात्मिकता में प्रयोजनवादी दर्शन का कोई विश्वास नहीं है। आध्यात्मिकता में प्रयोजनवादी दर्शन का कोई विश्वास नहीं है। कथन सत्य है। पॉइंट नंबर 27, मानवतावाद का प्रजातंत्र से कोई संबंध नहीं है। मानवतावाद का प्रजातंत्र से कोई संबंध नहीं है। कथन असत्य है।
पॉइंट नंबर 28, पॉइंट नंबर 28, मनुष्य मानवतावाद का केंद्र बिंदु है। मनुष्य मानवतावाद का केंद्र बिंदु है, ये कथन सत्य है। पॉइंट नंबर 29, मानवतावादी विचारधारा के प्रभाव से पाठ्यक्रम में व्यावसायिक एवं वैज्ञानिक विषयों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होगा। तो मानवतावादी विचारधारा के प्रभाव से पाठ्यक्रम में व्यावसायिक और वैज्ञानिक विषयों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होगा। तो ये कथन सत्य है, ये कथन सत्य है। पॉइंट नंबर 30, प्रयोजनवाद प्रकृतिवाद और आदर्शवाद के मध्य का मार्ग है। प्रयोजनवाद प्रकृतिवाद और आदर्शवाद के मध्य का मार्ग है। तो ये कथन सत्य है। पॉइंट नंबर 31, प्रयोजनवाद का कोई अंतिम सत्य नहीं है। प्रयोजनवाद का कोई अंतिम सत्य नहीं है, ये बात भी सही है। पॉइंट नंबर 32, आदर्शवाद तत्व मीमांसा का दर्शन है। आदर्शवाद तत्व मीमांसा का दर्शन है, ये कथन असत्य हो गया। पॉइंट नंबर 33, पॉइंट नंबर 33, प्रकृतिवाद ज्ञान मीमांसा का दर्शन है। प्रकृतिवाद ज्ञान मीमांसा का दर्शन है, तो ये कथन असत्य है। पॉइंट नंबर 34, अधिकांश शिक्षा के उद्देश्य को आदर्शवाद ने दिया। अधिकांश शिक्षा के उद्देश्यों को आदर्शवाद ने दिया, तो ये बात सही है। पॉइंट नंबर 35, यथार्थवाद आदर्शवाद की विचारधारा के विपरीत है। यथार्थवाद आदर्शवाद की विचारधारा के विपरीत है, ये कथन सत्य है। पॉइंट नंबर 36, योग दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी थे, नहीं थे, नहीं थे। पॉइंट नंबर 37, शिक्षा आध्यात्मिक धार्मिक तथा पवित्र प्रक्रिया है। तो शिक्षा आध्यात्मिक धार्मिक एवं पवित्र प्रक्रिया है, ये कथन भी सत्य है। पॉइंट नंबर 38, पॉइंट नंबर 38, आचार्य शंकर जीवन तथा शिक्षा को एक रूप नहीं मानते थे। आचार्य शंकर जीवन तथा शिक्षा को एक रूप नहीं मानते थे, यह कथन असत्य है। पॉइंट नंबर 39, अद्वैतवाद के अनुसार आत्मा और परमात्मा दो भिन्न तत्व हैं। अद्वैतवाद के अनुसार आत्मा और परमात्मा दो भिन्न तत्व हैं, यह कथन असत्य है। पॉइंट नंबर 40, आचार्य शंकर के अनुसार अनुभव बोध की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। आचार्य शंकर के अनुसार अनुभव बोध की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है, यह भी असत्य हो गया। पॉइंट नंबर 41, आचार्य शंकर यथार्थ एवं वस्तुगत ज्ञान को ही शिक्षा मानते हैं। आचार्य शंकर यथार्थ और वस्तुगत ज्ञान को ही शिक्षा मानते हैं, कथन भी असत्य है। पॉइंट नंबर 42, शंकराचार्य ने पाठ्यक्रम में वेदों उपनिषदों और अन्य सार्थिक धार्मिक साहित्यों के अध्ययन पर बल दिया। तो शंकराचार्य ने पाठ्यक्रम में वेदों उपनिषदों और अन्य सार्थक धार्मिक साहित्यों के अध्ययन पर बल दिया, तो यह कथन सत्य है, यह कथन भी सत्य है। पॉइंट नंबर 43, शंकराचार्य ने मुक्त अनुशासन पर बल दिया। तो शंकराचार्य ने मुक्त अनुशासन पर बल दिया, तो यह कथन असत्य है। पॉइंट नंबर 44, योग दर्शन व्यवहारिक दर्शन अधिक है। योग दर्शन व्यवहारिक दर्शन अधिक है, तो यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य है। पैंतालीस, योग दर्शन का शाब्दिक अर्थ साहित्य है। योग दर्शन का शाब्दिक अर्थ साहित्य, कथन असत्य है। प्रश्न नंबर 46, सांख्य दर्शन ज्ञान मीमांसा का दर्शन है। तो सांख्य दर्शन ज्ञान मीमांसा का दर्शन है, कथन सत्य है। प्रश्न नंबर 47, सांख्य के अनुसार मनुष्य में के अंतःकरण में अंतिम तत्व आत्मा है। तो ये कथन सत्य है, ये कथन सत्य है। सांख्य के अनुसार मनुष्य के अंतःकरण का अंतिम तत्व आत्मा, ये कथन सत्य है। प्रश्न नंबर 48, सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्व 29 है। नहीं, मैंने बताया 25 है, तो ये गलत हो गया। 49,
सांख्य दर्शन के अनुसार कुल 25 तत्व हैं, तो ये बात सही है, सांख्य दर्शन के अनुसार कुल तत्व 25 हैं। प्रश्न नंबर 50, सांख्य के पुरुष तत्व का अर्थ है अनेक आत्माएं, तो सांख्य के पुरुष तत्व का अर्थ है अनेक आत्माएं, तो ये कथन सही है।